1951 में न्यूरोसर्जन विल्डर पेनफील्ड ने यह ढूंढकर निकाला कि मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में हर बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स के लिए ब्रेन एरियाज तय किए गए होते हैं। तो बाहर से दिखने वाले हमारे अंग और उसके आजू बाजू के अंगों को इस ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स में भी आसपास की जगहें मिलती है, जैसे कि उंगलियां, हाथ, कलाई, बाहें। इनके लोकोमोटरी एरियाज एक के बाद एक ही पाए जाते हैं। तो इसी तरह से मस्तिष्क मानवीय शरीर का आंतरिक चित्र अपने ऊपर बनाता है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर नहीं होता, उसकी छवि मोटर कॉर्टेक्स एरिया यानी मस्तिष्क पे कैसी होगी? क्या ऐसा होता है कि जो अंग हमें है ही नहीं, उसका लोकोमोटरी एरिया दिमाग में होता ही नहीं? इस विषय पर संशोधन करने से ये पता चला कि मस्तिष्क में जो अंग नहीं है, उसके एरिया पर बाकी के अंग टेक ओवर कर लेते हैं, यानी कब्जे में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जन्म से दृष्टिहीन होते हैं, उनकी साउंड कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। उनकी वॉइस और टच रिकॉग्निशन की पावर नॉर्मल लोगों से कई गुना प्रभावशाली होती है। और ये इस कारण होता है क्योंकि विजन वाले एरिया में ब्लाइंड होने की वजह से कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, इसलिए हियरिंग और टच प्रोसेसिंग एरिया इस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो ये तो सिंपल फंडा हुआ ना, जिसके पास जमीन ज्यादा, उसके पास पावर ज्यादा। और अगर किसी इंसान ने दुर्भाग्य से अपने जीवन में बाद में अपना हाथ या पैर गंवा दिया हो, तो उस इंसान के मोटर कॉर्टेक्स एरिया में भी बदलाव होने शुरू होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का दायां हाथ काट दिया हो, तो उसके मस्तिष्क में दाएं हाथ को हिलाने के लिए आज तक जो एरिया एक्टिव था, वो अचानक बंद हो जाएगा। वहाँ की गतिविधियां बंद होने के कारण आजू बाजू में रहने वाले अंगों के लोकोमोटरी एरियाज उस जगह पर स्प्रेड या शिफ्ट होने लगते हैं, पर जगह को खाली नहीं रहने देते। इसीलिए तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स गंवाने के बाद भी दूसरे अंगों से काम करना या कला प्रदर्शित करना सीख जाते हैं। क्या आप जानते हो हमें सपने क्यों आते हैं और इसका पृथ्वी की गति के साथ क्या कनेक्शन है? इंसान 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक पे चलता है, जिसमें से 12 घंटे उसके लिए डार्कनेस का पीरियड होता है। तो हमारे ब्रेन में दृष्टि यानी विजुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीपिटल लोब नाम का अंग होता है। ये मस्तिष्क के पिछले साइड में गर्दन की तरफ बैठा हुआ होता है। जरा सोचिए कि अगर रात के समय आंखें बंद होने पर ऑक्सीपिटल लोब में कोई भी विजुअल डेटा प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, तो आजू बाजू के ब्रेन एरियाज इस जगह पर कब्जा ना कर लेते। इसलिए रात के समय हमारा ब्रेन स्टेम एक्टिव हो जाता है, जिसका फिक्स टारगेट होता है ऑक्सीपिटल लोब। ब्रेन स्टेम से आ रही सारी इंफॉर्मेशन और थॉट्स ऑक्सीपिटल लोब से मिलने के बाद उसका रूपांतर पिक्चर्स और वीडियोस में होता है। अरे यही तो ऑक्सीपिटल लोब का काम है, इलेक्ट्रिकल डेटा को पिक्टोरियल डेटा में कन्वर्ट करना, ताकि हमारे दिमाग को समझ में आए। तो अब विज्ञान की दुनिया में ये बात सामने आ रही है कि रात के वक्त सपने आने का एक ही मकसद हो सकता है, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर यानी ऑक्सीपिटल लोब को एक्टिव रखना। अरे भैया बहुत सिंपल है। देखिए, पृथ्वी के घूमने की वजह से जो रात और दिन होते हैं, उसका इंसान के सुनने, चखने और सूंघने की क्षमता पर सोने के बाद भी कोई असर नहीं होता, पर देखने की क्षमता पर होता है। तो डार्कनेस की वजह से इतने लंबे समय तक अगर ऑक्सीपिटल लोब में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये खतरा रहता है कि आजू बाजू के ब्रेन एरियाज इस जगह पर टेक ओवर कर लेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हमारा दिमाग एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर कोई इन्वेजन यानी दूसरे की जमीन हड़पने के लिए बैठा है, और यहाँ कौन जिंदा रहेगा ये हमारे एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं। तो क्या आप जानना चाहोगे कि एक हेल्दी, सुपर स्मार्ट, शार्प ब्रेन कैसे बनाया जाए? 2005 की बात है। फ्लोरिडा पुलिस को शहर के एक घर के अंदर डैनियल क्रॉकेट नाम की 7 साल की बच्ची मिली, जिसे उसके माता पिता ने 7 साल तक एक कमरे में बंद रखा था। वो काला डिब्बा जहां उसे लॉक किया गया था, कॉकरोचेस और मलमूत्र से भरा हुआ था। इतने साल तक वो बच्ची किसी भी प्रकार के लाड और स्नेह से वंचित थी। उसने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला था। ना वो खुद से चल सकती थी, खाने को चबा सकती थी, और ना ही टॉयलेट यूज कर पाती थी। ऐसा लगता था कि वो मानवों को ही नहीं जानती, वो लोगों को नहीं, लोगों के आर पार देख रही हो। जब उसकी मेडिकल टेस्टिंग की गई, उसमें साफ बताया गया
कि उसे कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, फिर भी उसके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि आज तक उस बच्ची को कोई भी सोशल इंटरेक्शन या एक्सपोजर नहीं मिला था, इसलिए उसके पास 0 एक्सपीरियंसेस थे। 1960s में 2 खरगोशों पर एक रिसर्च की गई थी, जहां एक खरगोश के बच्चे को खिलौनों से भरे माहौल में रखा गया था, फॉर एग्जाम्पल रनिंग व्हील। जब उसके ब्रेन की स्टडी की गई तो ये देखा कि उसके न्यूरॉन्स की ब्रांचिंग यानी टहनियाँ ज्यादा लंबी हो गई है। और जो दूसरा खरगोश का बच्चा था जिसे एम्प्टी केज में रखा गया था, उसके दिमाग की स्टडी करने पर यह पता चला कि उसके न्यूरॉन्स की ग्रोथ या ब्रांचिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, जिससे ये समझ में आया कि जितने ज्यादा चैलेंजेस और टास्क आप दिमाग को दोगे उतने ही अच्छी तरीके से न्यूरॉन्स की टहनियाँ बढ़ेगी। और इसी के कारण हमारा ब्रेन सुपर स्मार्ट बनता है और इससे हमारी मेमोरी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। लेखक यहाँ डॉग वॉक का एग्जाम्पल देते हैं। आप किसी कॉलोनी में देखिए, कुछ लोग सुबह 6 बजे अपने पेट्स को घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो कुछ लोग थोड़े लेट राइजर्स होते हैं, तो उनके लिए 9 या 10 बजे का वक्त सही होता है। और कई लोगों को शाम का सुहाना मौसम अच्छा लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि टाइमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक ही टाइम पे बाहर निकलने वाले या एक्टिव होने वाले लोग रोज रोज के एक्सपोजर से एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, एक दूसरे को खाने पे इनवाइट करते हैं, अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं कंपेयर टू अदर डॉग वॉकर्स, राइट? वैसे ही हमारे दिमाग में भी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक टाइम पर जो जो न्यूरॉन्स प्रकाशित यानी एक्टिव होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं और बाकी के नहीं। उदाहरणार्थ, गिटार बजाते वक्त उंगलियों का कोऑर्डिनेशन, इसमें ब्रेन को क्लियर होता है कि कौन से न्यूरॉन्स को प्रज्वलित करना है, और अगर उनमें बॉन्डिंग नहीं है, रूट स्पेसिफाई नहीं है, तो समझ लीजिए कि मेमोरी और कोऑर्डिनेशन दोनों वीक हो जाएंगे। यू नो दैट थिंग ना, न्यूरॉन्स हु फायर टुगेदर वायर टुगेदर, एंड दैट इज सो ट्रू। तो सुपर स्मार्ट ब्रेन बनाने के लिए गिव अप मत कीजिए, लर्न एंड प्रैक्टिस। न्यूरॉन्स की ब्रांचिंग बढ़ाइए और ताकतवर दिमाग पाइए। धन्यवाद।